हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर की मैथ्स में, विच इज सिंपल इक्वेशंस। ऑल्दो सिंपल इक्वेशंस इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा which we normally cover after arithmetic, but this one chapter from algebra we cover before arithmetic. The reason being, even to solve questions in arithmetic we need to solve equations and we need to know how to solve an equation. ठीक है, चलो तो जहां तक इक्वेशंस की बात करें, सिंपल इक्वेशंस का जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स. In the second part, we'll be discussing linear equations in three variables and some special cases of linear equations. ठीक है, चलो तो आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं सिंपल इक्वेशंस वन वेरिएबल से. नाउ इवन बिफोर दैट, व्हाट इज एन इक्वेशन? एग्जैक्टली इक्वेशन होती क्या है समझो. इक्वेशन इज व्हेन यू इक्वेट टू डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. जब आप दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हो तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन. मतलब क्या, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होता है इक्वेशन में. या मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो व्हाट आई हैव इज, आई हैव एन इक्वल टू साइन. जहां पर भी आपको इक्वल टू साइन दिख जाए ना, उसके लेफ्ट में कुछ होगा, उसके राइट में कुछ होगा, उसको इक्वेशन बोलते हैं. तो लेफ्ट में ये जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं इस तरीके से 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 75, तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ये भी क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. अब जरूरी नहीं है इक्वेशन आपकी ऐसी ही हो. इक्वेशन तो ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल टू x. ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक इक्वेशन है. साइन थीटा भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है ना. ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया. मोर स्पेसिफिकली ये एक वेरिएबल है x, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप इक्वेट कर रहे हो, दिस इज एन इक्वेशन. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है. तो अब अगर मैं बात करूं आज के क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे सिंपल इक्वेशंस के बारे में. एंड व्हेन आई से सिंपल इक्वेशन से मेरा मतलब है यहां पर लीनियर इक्वेशंस की हम बात करेंगे. लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या? जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. ठीक है, टुडे सेशन इज गोइंग टू बी मोर ऑफ रिवीजन, जो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. 10th में हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है. जो आज हम देखने वाले हैं एक सॉर्ट ऑफ क्विक रिवीजन होने वाला है. एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम क्लास शीट. चलो, तो लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको क्या बोलते हैं? उस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं. हाईएस्ट पावर 3 होती है तो क्यूबिक बोलते हैं, एंड सो ऑन. तो लीनियर में बात करूं मैं, ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट. वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स ओवर हियर, और इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. इसीलिए इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन है ये. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में. वेरिएबल्स आर एक्स वाई एंड जेड. वहीं जो वेरिएबल में जो टर्म मल्टीप्लाइड हो रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स. x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, y का है 4, z का क्या है? 5 है, और ये जो 75 है दिस इज कॉल्ड दी कांस्टेंट. कांस्टेंट राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है. एक ही बात है, कहीं भी कर लो आप, लेफ्ट टू राइट तो लेके ही जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. तो ये हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन. नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू सॉल्व अ सिंगल इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर मेरे पास सिंपल की इक्वेशन है 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, इस इक्वेशन को मैं अगर आपको बोलूं सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? तो व्हेन आई से सॉल्व दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाना चाहिए. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक तरफ रखते हैं और जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं. तो 8 लेफ्ट में है, इसको राइट में ले जाओ. अब राइट में जाएगा तो ये क्या होता है? -8 हो जाएगा. बट एक्चुअली होता क्या है? ये तो हमारा शॉर्टकट है, इस तरीके से हमें याद है कि यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट में ले जाओ तो -8 हो जाएगा. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, किसी चीज़ को कहीं से उठा के कहीं रख दिया. ऐसे तो क्या मैं फिर 3 को राइट में ले जाके रख दूँ तो क्या वो -3 बन जाएगा? नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा. करते क्या है हम? एक्चुअली
What we actually do is we subtract 8 from both the sides. हम यहां से भी 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां से भी 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3x और राइट साइड हो जाएगा 11 माइनस 8, जिसको हम ऐसा याद रखते हैं कि 8 को राइट में ले गए तो -8 हो जाएगा, ठीक है। 11 माइनस 8 हो जाएगा 3, तो 3x की वैल्यू आ जाती है 3 हमारी यहां पर। ओके, अब क्या करोगे नेक्स्ट, सोचो। वेल, इतना याद है कि 3 को इधर नीचे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे 3 को इधर नीचे? एक्चुअली व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बाय 3 नाउ। व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। तो 3 से डिवाइड करोगे 3x/3 हो जाएगा x और 3/3 हो जाएगा 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 1 फ्रॉम हियर, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। What if I have a linear equation in two variables? 3x plus 4y is equal to 11. ये है अगर मेरे पास, तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं solve this equation, तो क्या solve कर पाओगे? If you remember, your answer would be no. इसको तो solve नहीं कर सकते हम। Well, actually इसको solve किया जा सकता है। जब मैंने कहा ना solve करो, solve करने का मतलब क्या है? x और y की वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो क्या आप नहीं निकाल सकते क्या एक्स वाई की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 3x इज 11 माइनस 4y, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 4y बाय 3। अब यहां पर अगर मैं y की वैल्यू कुछ अज्यूम करूं, लेट्स से y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, तो x कितना आ जाएगा? 11/3 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन है कि नहीं है इस इक्वेशन का? बिल्कुल है। y 0 और x 11/3 रखोगे यहां पर तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, डेफिनेटली बराबर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो 11 माइनस 4 ये हो जाएगा 7/3, राइट। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? 11 माइनस 8 3/3 हो जाएगा 1 एंड सो ऑन। तो ऐसे कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी भाई? ऐसे तो आप सोचोगे सर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे तो y की तो वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, फ्रैक्शन भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो जब कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं तो यहां पर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे? हमारे पास आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, right? And that is what is important to understand here. In general, if the number of equations is less than the number of variables, we get infinite solutions. Number of equations कितनी है? सिर्फ एक है। Number of variables कितने हैं? 2 हैं। 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन सिर्फ एक है, मतलब इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इन जनरल। दैट इज आवर थंब रूल, ठीक है। इसीलिए यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो वहां पर क्या पूछना चाहते हैं? वो बोलते हैं यूनिक वैल्यू बताओ कोई। भाई जब आपसे क्वेश्चन पूछा ना व्हाट इज एक्स, तो भी एक्स का एक कोई स्टैंडर्ड आंसर होगा तभी तो आप आंसर कर पाओगे। बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स होंगे तो आप क्या बोलोगे? भाई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। मुझे क्या पता कौन सी है एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू 11/3 भी हो सकती है, 7/3 भी, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, तो राइट। चलो, तो थंब रूल है, ध्यान रखना। क्या है थंब रूल? इन जनरल अगर वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं आता है, सॉल्यूशन तो आता है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। इसी थंब रूल के कुछ स्पेशल केस, नॉट एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस नहीं बोल रहा हूं, ये थंब रूल हमेशा वैलिड है। कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जिससे थोड़ा सा डेविएशन होता है यहां से, तो वो हम सेकंड सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में तो हम सिंपल सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y और आपको 2 इक्वेशंस दे दी जाएं, अब तो यूनिक वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 2 अलजेब्राइक मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। तो पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो आप, लेट्स से आपने ये पहली इक्वेशन पकड़ ली, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। या तो x को y के टर्म्स में लिखोगे या फिर y को x के टर्म्स में लिखोगे, राइट। तो चूज एन इक्वेशन एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4y को उधर ले गया, 3x इज 11 माइनस 4y, 3 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 4y बाय 3, राइट। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इन दी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ये वेरिएबल x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ x विच इज 11 माइनस 4y बाय 3 प्लस 11y इज इक्वल टू 27 एज इट इज आ जाएगा। और अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर 3 दिख रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 इंटू 11 माइनस 4y बचेगा, 11y इंटू 3 बन जाएगा 33y, 27 इंटू 3 बन जाएगा 81, ठीक है। अब इसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 55 माइनस 20y प्लस 33y इज 81, 55 राइट में जाएगा, 81 माइनस 55 बनेगा 26, और इन दोनों का सम आएगा 13y, और अब आप 13 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पर। So the value of y comes out to be 2. Pretty simple, isn't it? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, y की तो आ गई, x भी तो चाहिए, x की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, सिंपल है, y की वैल्यू को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ इसमें, तो y इज इक्वल टू 2, तो 11 माइनस 8 यानी कि 3/3 की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। तो यहाँ पर x और y का जो सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ये है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड, बहुत सिंपल सा है, करेक्ट। ये हम 10th क्लास में ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड पर, विच इज योर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, x या y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। किस वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे डिपेंड्स ऑन कि कैलकुलेशन कहाँ आसान होगी, ठीक है। मुझे x और y के कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं 3 और 5, x के कोएफिशिएंट्स 3 एंड 5 हैं, y के कोएफिशिएंट्स 4 एंड 11 हैं। x के कोएफिशिएंट्स थोड़े से छोटे दिख रहे हैं रिलेटिवली, तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा यहाँ पर। कैसे एलिमिनेट करते हैं, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो दोनों कोएफिशिएंट्स को 15 बनाएंगे, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 15 बनाएंगे और यहाँ पर भी 15 बनाएंगे। तो ये 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ इस टर्म को तो कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, करेक्ट। इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स, वी चोज टू एलिमिनेट x, एंड कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 55, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15x प्लस 33y इज इक्वल टू 81, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, पूरी इक्वेशंस को, ओके। चल अब यहां पर क्या करोगे नेक्स्ट, देखो 2 इक्वेशंस हैं, आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से करो कि जो x है वो खत्म हो जाए। तो यहां पर ऐड करने से खत्म हो जाएगा क्या, एलिमिनेट हो जाएगा क्या x, नहीं। कैसे एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट होगा, करेक्ट। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, आई विल सब्ट्रैक्ट दी ऊपर वाली इक्वेशन। तो 15x माइनस 15x 0 हो जाएगा, 33y माइनस 20y। अब तुमने स्कूल में किया होगा, ऐसे साइन चेंज करके लिख देते हो, चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। 33y माइनस 20y हो जाएगा 13y, 81 माइनस 55 हो जाएगा 26, 13 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पर, ठीक है। y अब 2 आ गया तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रीटी सिंपल, y की वैल्यू 2 या तो फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं करता हूं इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 यानी 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, 8 इधर जाएगा, 3x इक्वल्स टू 3 विच मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगेन यहां पर भी देखो x और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड 2 आ रही हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आई थी। तो इक्वेशन सेम है, इसीलिए आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ठीक है, कूल। तो ये हमारे 2 तरीके होते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के,
राइट। नाउ द थिंग विद सिंपल इक्वेशंस इज, अगर आपको सिंपली इक्वेशंस दे दी जाए तो सॉल्व आप कर ही सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील। इशू जो जनरली आता है बच्चों को वो आता है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाने में, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाने के लिए लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। क्लास शीट है ये, क्लास शीट के हम सारे क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास शीट, x + 2y2 दिया हुआ है, x - 3y7 दिया हुआ है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, किसी से भी करो। इन जनरल एलिमिनेशन थोड़ा सा रिलेटिवली इजी पड़ता है, उसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है अगर आप क्विकली थिंक कर पाते हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है x का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सेकेंड वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फर्स्ट में से, ठीक है। तो x - x 0 हो जाएगा, 2y -(-3), तो इफेक्टिवली ये 2y + 3y बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 - 7 यानी -5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -1। y कम्स आउट टू बी -1। अब y -1 आ गया तो x की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू तो x + ट्वाइस ऑफ -1 -2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 4 आ जाएगी। सो द आंसर हियर इज 4, -1। x, y की जो वैल्यू है वो 4, -1 आ जाएगी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + y - 6 इज इक्वल टू 0। 3x + 2y - 7 0, 4x + y - 6 is 0। What I will do is मैं y को एलिमिनेट करता हूँ कैसे, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोएफिशिएंट y का 2 हो जाएगा और फिर इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3x - 8x - 5x बनेगा, 2y - 2y 0, -7 + 12 हो जाएगा, -7 + 12 is +5 विच इज इक्वल टू 0 0। तो x की वैल्यू यहां से +1 आ जाएगी। फाइन, x +1 आ जाएगा तो y की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, ये तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 3 + 2y -7 is 0, 3 - 7 -4 +4 बनेगा, राइट में जाके y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x, y जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1, 2, x1 एंड y इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। अब मैं इसको फटाफट डायरेक्टली करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि y एलिमिनेट हो जाए। सो 3 × 2 6x + x 7x -3y + 3y कैंसल्स आउट, 3 × 2 6, 6 + 15 इज इक्वल टू 21। यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 3। सिंपल है। अब x की वैल्यू 3 आप यहां रख दो, तो यहां पर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3y इज इक्वल टू, ये 3 राइट में जाएगा, 15 - 3 12 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। x3 एंड y4 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। अब यहां पर फ्रैक्शंस हैं, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, यानी 2 और 3 डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से क्यों किया, क्योंकि 6 और 2 और 3 का एलसीएम है। 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे, 6 × x/2 करोगे तो ये 3x मिलेगा, 6 × 2y/3 तो 6/3 2 होगा, 2 × 2 4y बन जाएगा, ये इज इक्वल टू -1 × 6 -6 हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन एज इट इज x + 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। x को एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, 3x - 3x 0 हो गया, 4y - 9y तो -5y हो गया, इज इक्वल टू -6 - 45, -6 एंड -45 हो गया -51, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 51/5 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब y 51/5 आ गया तो x की वैल्यू कैसे आएगी, लेट्स सी। यहां पर आप और यहां अपनी सेकेंड इक्वेशन में देख लो, सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स नहीं है ना, तो यहां से x + 3y कर देते हैं। 3 टाइम्स ऑफ y, y कितना है 51/5,
इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 15, ये राइट में जाएगा माइनस 3 इंटू 51/5, 3 इंटू 51 होगा 153, तो x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 15 75 माइनस 153/5, हैंस ये आ जाएगा माइनस 78/5, ठीक है। अब जब इस तरीके से आपके फ्रैक्शंस में आ रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो कंफ्यूजन अगर है आपको तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट दीज वैल्यूज बैक एंड फिगर आउट कि आंसर हमारा सही है या नहीं है। जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करता हूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, तो x/2 कर देंगे, तो x/2 कितना हो जाएगा -39/5 प्लस 2y/3, सो 2/3 इंटू y कितना आया था 51/5 आया, तो ये जाएगा 17 टाइम्स, ठीक है। 2 इंटू 17 इज 34/5, तो -39/5 प्लस 34/5, तो ये -5/5 हो गया यानी -1, राइट हैंड साइड भी -1 है, बिल्कुल चलेगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट अबाउट सेकेंड इक्वेशन, देख लेते हैं। x कितना है -78/5 प्लस 3y, 3 टाइम्स ऑफ y, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 153/5 आ जाएगा, ठीक है। 153 माइनस 78 हो जाएगा 75/5 एंड 75/5 इज एक्चुअली 15, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये जो हमारे आंसर्स आए हैं ना ये दोनों सही हैं, x और y की वैल्यू सही है। ये मैंने इस एग्जाम्पल में आपको करके दिखा दिया, आगे के एग्जाम्पल्स में मैं नहीं करूंगा टू सेव टाइम, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हो टू फिगर आउट वेदर सोल्यूशन जो आया है वो सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर क्या हो रहा है, डिवीजन में है x और y, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज 1/x को मैं a मान लेता हूं, 1/y को मैं b मान लेता हूं, ठीक है। लेट्स डू दिस। तो ये जो पहली इक्वेशन है मेरी वो क्या बन जाएगी, ये देखो 1/2x लिखा है ना, तो 1/2 इंटू 1/x ऐसा समझो ये लिखा है, तो 1/x की जगह तो मैं a लिख सकता हूं, तो ये 1/2 इंटू a हो जाएगा यानी a/2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/3a विच इज a/3 प्लस 1/2 इंटू b यानी कि b/2 विच इज इक्वल टू 13/6। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में कुछ टर्म्स है ना, तो हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो ये तीनों टर्म 6 से मल्टीप्लाई होंगे। 6 इंटू a/2 इज 3a प्लस b/3 इंटू 6 इज 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12, ये हो जाएगा कितना a/3 इंटू 6 इज 2a प्लस b/2 इंटू 6 इज 3b विच इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 इज 13, ठीक। अब ऑल्दो आई नो यू कैन ईदर सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन कर सकते हो, वो ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका बता रहा हूं आपको, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको वो फॉलो करना है, आपको बस पता हो, दैट इज व्हाट आई वांट। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सिंपली ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 25। 5 से पूरा डिवाइड कर देते हैं, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, a प्लस b की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है यहाँ पर। तो अब आप देखो a और b की वैल्यूज यहां से भी निकाल सकते हो, तो इसको मैं लिखता हूं क्या 3a में से एक a अलग लिख लेता हूं, प्लस क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 12, सिंपल। a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई 5 हुई, तो 2 इंटू 5 10 है, 10 उधर जाएगा माइनस होगा, 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। ये भी एक तरीका है करने का। यहां पर मैं क्या करता हूं, इस b को अलग लिख देता हूं, तो 2a प्लस 2b मिलके बनेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस b अलग इज इक्वल टू 13। a प्लस b की वैल्यू 5 यहां पर रख दो, 2 टाइम्स ऑफ 5 इज 10, 10 उधर जाएगा 3 बचेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 आ गया, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे a और b थोड़ी चाहिए थे, मुझे चाहिए थे x एंड y। तो अब अगर x और y चाहिए थे तो सिंपल है, रेसिप्रोकल कर दें, x इज इक्वल टू 1/a, 1/x का रेसिप्रोकल x, a का रेसिप्रोकल 1/a, 1/a हो जाएगा 1/2,
सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन दैट वी हैव। ठीक है, x और y की वैल्यूज 1/2 एंड 1/3 आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पर। अगेन यहां पर देखो y तो न्यूमरेटर में है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, x डिनोमिनेटर में है बस। तो यहां पर मैं 1/x को a मान लेता हूं कुछ, तो ये हो जाएगा क्या, 4a + 3y = 14 और ये हो जाएगा 3a - 4y = 23। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स एलिमिनेट y। आप x को भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से करूंगा, तो y के कोएफिशिएंट्स 12 बन जाएंगे, साइन अलग अलग है तो सिंपली ऐड कर देंगे दोनों को। चलो तो ऐड करेंगे तो +12y - 12y ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16a बनेगा और ये 9 है, 16 + 9 हो जाएगा 25a = 14 × 4 हो जाएगा 56 प्लस ये हो जाएगा 69, तो ये 125 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 25a। तो a की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। अब a 5 आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल कर दो इसको, x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो x की वैल्यू तो आ गई 1/5 यहां पर। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, ऊपर वाली पकड़ लेते हैं या फिर यहां से देख लो, एक ही बात है। 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 5, तो 4 टाइम्स ऑफ a इज 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सो 3y इज इक्वल टू 14 - 20 - 6, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी -2। x आ गया 1/5, y आ जाएगा -2 यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 7th क्वेश्चन। नाउ यहां पर डिनोमिनेटर में देखो हर जगह आपको क्या दिख रहा है, x - y एंड y - 2। तो 1/x - 1, x - 1 है ये, 1/x - 1 को a मान लेते हैं, 1/y - 2 को हम मान लेते हैं b। ओके, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x - 1 को a रख दो तो 5 टाइम्स ऑफ a बन जाएगा ये। सिमिलरली ये है सिंपली b विच इज इक्वल टू 2 और ये वाली इक्वेशन बनेगी 6 × 1/x - 1, तो 6 × a माइनस है 3 टाइम्स ऑफ b, तो -3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, या तो a को या b को एलिमिनेट करेंगे। b को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। सो 3 × 5 15a + 6 21a, 3 × +b 3b - 3b 0 इज इक्वल टू 3 × 2 6 + 1 7। तो a की वैल्यू कितना आ जाती है यहाँ पर 7/21 यानी कि 1/3। a की वैल्यू 1/3 आई है। a क्या है 1/x - 1, तो रेसिप्रोकल कर दे तो x - 1 विल बी 1/a, 1/a हो जाएगा 3, तो यहां से x की वैल्यू कितना आएगी 4 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 4। नेक्स्ट अब क्या करें, हम b की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ a विच इज 1/3, तो 5 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितना आएगी 2 - 5/3, 3 × 2 6, 6 - 5 इज 1/3, तो b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। तो b क्या था 1/y - 2, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो y - 2 आ जाएगा 1/b, 1/b हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5। द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 5 हियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हम क्या अज्यूम करेंगे, 1/x + y को हम a अज्यूम करेंगे और 1/x - y को हम अज्यूम करेंगे b। तो ये वाली जो पहली इक्वेशन है हमारी वो हो जाएगी 10a + 2b इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगी 15a - 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब या तो a या b किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, सिंस b का साइन ऑपोजिट है तो मैं b को एलिमिनेट करता हूं। इसको करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, इसको करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो 5 × 10 इज 50a + 30a, 50 + 30 हो जाएगा 80a, ये हो जाएगा 10b - 10b कैंसिल आउट इज इक्वल टू
20 माइनस 4 हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू आएगी 16/80। 16/80 इज इफेक्टिवली 1/5। ये आ गया a की वैल्यू। a क्या है 1/x प्लस वाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/a विच इज 5। तो ये समझो x और y में ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई पहली। फिर क्या करोगे इसके बाद, यहां पर आप a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 1/5, तो 10 इंटू 1/5 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b क्या है, b है 1/x माइनस वाई, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/b, 1/1 इज 1। एक ये दूसरी इक्वेशन आ गई x एंड y में, तो x प्लस वाई दिख रहा है, x माइनस वाई भी दिख रहा है, तो क्या कर दें हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करोगे तो x प्लस एक्स बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल्स आउट इज इक्वल टू 5 + 1 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो जाती है। तो अब फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3 और x 3 आ गया तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, यहां या यहां कहीं भी सब्सटीट्यूट करोगे y की वैल्यू यहां पर 2 आ जाएगी। सो दिस इज सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलो 9th पर आते हैं। अब ये हो गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें क्या सब्सटीट्यूशन करोगे भाई, x और 3y तो चलो ठीक है, यहां पर भी x है यहां पर भी x है, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो x इंटू वाई से। ठीक है, तो ये देखो एक्स वाई से डिवाइड होगा तो ये बचेगा 6x अपॉन एक्स वाई यानी 6/y प्लस ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा क्या 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगी दोनों इक्वेशंस। अब आपको पता है क्या करना है, अब आप 1/x को a मान लोगे, 1/y को b मान लोगे। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा 3/x लिखा है तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे सारे टर्म्स, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा 4/x यानी 4 इंटू a प्लस ये 2/y है यानी 2 इंटू b हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा ये 5 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्या करोगे, नीचे में से ऊपर वाली को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि b का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम दिख रहा है। तो 4a माइनस a इज 3a, 2b माइनस 2b 0, 5 माइनस 2 इज 3, तो a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर a क्या था, a था 1/x, रेसिप्रोकल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/a यानी कि 1। तो पहली आ गई x की वैल्यू 1। फिर उसके बाद y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहां आ जाओ, y के लिए पहले b निकालना पड़ेगा, तो यहां पर a की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और b क्या था 1/y, तो रेसिप्रोकल कर दें तो y इज इक्वल टू 1/b, 1/b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप समझ में आ रहा है आपको। सिंपल इक्वेशंस में भी कुछ स्पेशल, मतलब स्पेशल क्या, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बन सकती हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर आती हैं तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपको 2 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, एक तो ये दोनों, पहले तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही हैं, फिर x a की जगह x सब्स्टिट्यूट करके फिर x की वैल्यू आ रही है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। चलो अब यहां पर आ जाओ, जैसा मैंने अभी बताया था ना, यहाँ क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो यहाँ तुम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। यहाँ इसको 199 201, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 201 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 199 से, देखोगे कितना कैलकुलेशन पड़ गया। उसकी जगह बेटर तरीका क्या है, ऐड कर दो इन दोनों को, इन दोनों को अब तो पहले सिंपली ऐड कर दो। 201 प्लस 199 ये हो जाएगा 400, 400x, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 400y इज इक्वल टू 1001 प्लस 999 ये हो जाएगा 2000। अब इसको क्या करो, 400 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000 अपॉन 400 हो जाएगा 5।
x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5 तुम्हारे पास। तो अब कोई सी भी पहली इक्वेशन पकड़ लो, यहां पर लिखा हुआ है 199x प्लस ये जो 200y है ना, इसको मैं लिखता हूं 199y प्लस 2y इज इक्वल टू 1001। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 199 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 1001। तो 199 इंटू 5 हो जाएगा, 1000 से एक कम 995 प्लस 2y इज 1001। तो 2y आ जाएगा 1001 माइनस 995 यानी 6। तो y की वैल्यू कितना आ गई 3। देखा, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन उठा लो, यहां पर भी अब मैं 2x अलग लिख देता हूं प्लस 199x और 199y मिलके 199 टाइम्स ऑफ x प्लस y होंगे विच इज इक्वल टू 999। ये 199 इंटू 5 995, 995 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 4 बचेगा, 2x इज 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। तो देखो सिंपली x 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच क्वेश्चन जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं वेरिएबल्स के। फाइन, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन यहाँ पर है 4 chairs and 3 tables cost 2100, 5 chairs and 2 tables cost 1750. What is the cost of 1 chair and 1 table separately? तो एक चेयर की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹c होगी और एक टेबल की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹t होगी। तो 4 चेयर्स की कॉस्ट कितना होगी 4 इंटू सी, 3 टेबल्स की कॉस्ट कितना होगी 3 इंटू टी। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है 4c प्लस 3t, ये किसके बराबर है 2100 के बराबर है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई c और t में। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 चेयर्स की कॉस्ट, तो 5c हो जाएगी, 2 टेबल की कॉस्ट 2t हो जाएगी, तो 5c प्लस 2t की वैल्यू कितना हो जाएगी 1750 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यहां से हमने पहले 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना रिलेटिवली इजी है। कैसे करेंगे, t को एलिमिनेट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 15c माइनस 8 इज 7c, 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, रुको ये मत करो, आपको निकालना क्या है, टेबल की कॉस्ट निकालनी है ना, टेबल की। तो हम c को एलिमिनेट कर लेते हैं। क्यों t को करें, t को एलिमिनेट करोगे c निकालोगे, c की वैल्यू पुट करोगे फिर से तब t निकलेगा, तो डायरेक्टली t निकाल लेते हैं। c को एलिमिनेट करते हैं, इसको 5 को और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 20c माइनस 20c कैंसिल आउट, 15t माइनस 8 इज 70 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2100 इज 10,500 माइनस 4 इंटू दिस थिंग। तो 4 टाइम्स करना है, 1750 का पहले डबल किया 3500, 3500 का डबल किया 7000, तो ये आ जाएगा 3500 इज 70, 7 से डिवाइड कर दो, टी की वैल्यू क्या आ गई 500। अच्छा चेयर की भी तो निकालनी थी, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, फिर तो सी एलिमिनेट कर लेते, टी एलिमिनेट कर लेते, कुछ भी कर लेते, एक ही बात थी। तो चलो टी की वैल्यू 500 आ गई। अब तुम अगर ऑप्शंस देखोगे, पहले चेयर लिखा है बाद में टेबल, तो बाद में 500 से इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए है तुम्हारा बाय डिफॉल्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली चेयर की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर निकालना होता तो चेयर की कॉस्ट कैसे आती, ये वाली इक्वेशन पकड़ो, 5c प्लस 2 टाइम्स ऑफ 500 इज 1000, 1000 तुम्हारा राइट में जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 750 बचेगा, 750 इज 5c, 5 से डिवाइड कर दोगे, चेयर की कॉस्ट आ जाएगी 150 विच इज योर ऑप्शन ए। ठीक, तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना के फिर हमें सॉल्व करना रहेगा। तो आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिमिलर टाइप के। इन अ सर्टेन फार्म देयर आर सम हॉर्सेस एंड सम डक्स, हाउ मेनी हॉर्सेस डोंट नो h, हाउ मेनी डक्स डोंट नो d। ठीक है, the total number of their heads is 48 while the total number of their legs is 160, what is the number of हॉर्सेस। भाई हमें ये पता है हर घोड़े का एक सर होता है और हर डक का भी एक सर होता है, तो नंबर ऑफ हेड्स जो हैं कितने हैं 48। दिस हेड्स 48 विल बी इक्वल टू जितने घोड़ों के सर हैं टोटल h इंटू 1 और जितने डक्स के सर हैं d इंटू 1।
तो इफेक्टिवली ये बन जाती है h प्लस डी इज इक्वल टू 48। ठीक, वही नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 160। तो नंबर ऑफ लेग्स क्या होगा, घोड़ों के जितने पैर हैं प्लस डक्स के जितने पैर हैं। एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो h इंटू 4 विल बी द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हॉर्सेस। एक डक के 2 पैर होते हैं तो d इंटू 2 विल बी द नंबर ऑफ लेग्स फॉर डक्स। तो ये इफेक्टिवली अब 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2h प्लस डी इज इक्वल टू 80। ये 2 इक्वेशंस हो गई, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाली में से ऊपर वाली सबट्रैक्ट कर देते हैं। 2h माइनस h इज h, d माइनस d इज 0, इज 80 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 32। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस, 32 इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस ओवर हियर। तो 32 हॉर्सेस हैं और डक्स हो जाएंगी 16। तो ये हो जाएगा 64 128 एंड 32 160, सही है, करेक्ट। h इज इक्वल टू 32 सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शक्तिमान हैड 5900 in 500 rupee notes and 200 rupee notes. If he had a total of 16 notes, find the number of 200 rupee notes that he had. तो 500 के नोट्स हैं और 200 के नोट्स हैं। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं नहीं पता, मैं x और y मान लेता हूं, ठीक है। तो टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास, 16 नोट्स हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ये पहली चीज। अब इन नोट्स की जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं। टोटल वैल्यू कितना है, 5900। तो एक 500 के नोट की वैल्यू अगर 500 है तो x नोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 इंटू x। सिमिलरली 200 के नोट्स की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 इंटू y। तो ये जो टोटल है वो हमें दिया हुआ है कितना, 5900, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 100 से डिवाइड कर दो, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 59। ये सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। मतलब क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x, 2y माइनस 2y 0 इज इक्वल टू 59 माइनस 32। 59 माइनस 32 इज 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 9 आ गई। x 9 आ जाएगा तो y कितना आएगा, 7 आ जाएगा। x 9 एंड y 7, 45 प्लस 40, ठीक है। पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ 200 रुपी नोट्स, y की वैल्यू पूछी है तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. What is the amount of their respective capital? कोई किसी से कुछ तो भी बोल रहा है। One and the other. So एक फ्रेंड है उसको फ्रेंड 1 मान लेते हैं, एक दूसरा है अदर जिसको फ्रेंड 2 मान लेते हैं। इनके पास कुछ पैसे हैं इनिशियली, x और y मान लेते हैं। अब सबसे पहली चीज, जो 1 है ना, फ्रेंड 1, वो दूसरे से कह रहा है तू मेरे को 100 रुपए दे दे, गिव मी 100, 100 रुपए दे दे। तो फ्रेंड 1 के पास कितना हो जाएंगे, x प्लस 100 हो जाएंगे, और फ्रेंड 2 के पास कितने हो जाएंगे, 100 कम हो जाएंगे, y माइनस 100 बचेंगे उसके पास। तो अब क्या बोल रहा है वो, आई शैल, आई मतलब ये F1, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच यू, मतलब मेरे पास जो अमाउंट है ना वो तेरे अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 100 इज 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 200। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2y माइनस 300 आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी x और y में, फाइन। अब सेकंड क्या हो गया, दी अदर रिप्लाइज, दूसरा बोलता है अरे ऐसा नहीं करते, मैं नहीं दे रहा तेरे को 100 रुपए। इफ यू गिव मी 10 रुपीज, तू 100 रुपए मत ले, तो उल्टा मेरे को 10 रुपए दे दे। तो फ्रेंड 1 के पास कितना बचेगा, x माइनस 10, और सेकंड के पास कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। तो अब सेकंड बंदा क्या बोलता है, I shall be 6 times as rich as you, मतलब इसके पास जो अमाउंट है ना दैट विल बी 6 टाइम्स द अमाउंट विद द फर्स्ट फ्रेंड इन दैट केस। होप समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10
अब x की जगह सब्सटीट्यूट कर दो आप 2y माइनस 300 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 6 टाइम्स ऑफ x की जगह 2y माइनस 300 इज इक्वल टू y प्लस 10 आ जाएगा। तो 12y माइनस y 11y हो जाएगा। ये होगा माइनस 18, अच्छा एक मिनट, माइनस 60 भी तो है ना यहाँ पर, 6 टाइम्स तो x हो गया, माइनस 60 भी था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट, 6 इंटू माइनस 3 इज माइनस 1800 माइनस 60 इज इक्वल टू 10। ये y तो मैं ऑलरेडी इधर लेके आ गया, तो 11y माइनस 1860 1870 हो जाएगा, 1870। तो y इज इक्वल टू 1870 अपॉन 11 विच इज 170। y की वैल्यू यहाँ पर 170 आ गई। अब y 170 आ गया तो सिंपल है, x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर पुट कर देते हैं। 170 का डबल हो जाएगा 340, 340 माइनस 300 इज 40, ये हो जाएगा, ठीक है। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, पहला क्या बोल रहा था दूसरे से, x बोल रहा था दूसरे तू 100 रुपए दे दे, तो ये इसको 100 रुपए दे देगा, इसके पास 70 बचेंगे, इसके पास 140 हो जाएंगे। I विल बी ट्वाइस एज रिच यू, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। वो बोलता उल्टा तू मेरे को 10 रुपए दे दे, ये इसको 10 रुपए देगा, इसके पास 30 बचेंगे, इसके पास 180 हो जाएंगे। I शैल बी 6 टाइम्स एज रिच यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप वेरीफाई भी बहुत इजीली कर सकते हो सिंपल इक्वेशंस के केसेस में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 16, ठीक है यही करते हैं। If a bag containing red and white balls, half the number of white balls is equal to 1/3 the number of red balls, ठीक है, thrice the total number of balls exceeds 7 times the number of white balls by 6। अच्छा, दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस कैसी, पहली तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स को हम r मान लेते हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को w मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स यानी हाफ ऑफ व्हाइट यानी w/2 इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो 1/3 ऑफ रेड बॉल्स इज r/3। तो यहां से मुझे समझ में आता है w क्या है, 2 इंटू r/3, ये w की वैल्यू है। आप r को w के टर्म्स में लिख सकते थे, तब तो जैसे लिखना हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी w प्लस r, दिस एक्सीड्स 7 टाइम्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स बाय 6। ये क्या है, 6 ज्यादा है किससे, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स से। सो दिस इज 6 मोर देन 7 टाइम्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। देखो ये समझ में आया होपफुली आपको। चलो तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब ये हो जाएगा 3w प्लस 3r इज इक्वल टू 7w प्लस 6, 7w इधर आएगा, माइनस 4w प्लस 3r इज इक्वल टू 6। अब w की जगह क्या रख दो, 2r/3, तो ये माइनस 8r/3 प्लस 3r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9r माइनस 8r, r/3 इज इक्वल टू 6। तो फ्रॉम हियर r की वैल्यू कितना आ जाती है, 18। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हैं वो कितना आ गए हमारे पास, 18 आ गए। नाउ रेड बॉल्स 18 आ गए तो व्हाइट बॉल्स भी निकल जाएंगे यहां से, इजंट इट। तो व्हाइट बॉल्स कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 18/3, तो 18/3 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12। 12 व्हाइट बॉल्स हैं और 18 रेड बॉल्स हैं। क्वेश्चंस देखते हैं अब दोनों। हाउ मेनी बॉल्स ऑफ व्हाइट कलर्स डज द बैग कंटेन, व्हाइट कलर की 12 बॉल्स हैं। हाउ मेनी बॉल्स ऑफ रेड कलर, 18, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पर। अब if 1 is added to both the numerator and the denominator of a fraction, the resulting fraction is 3/4. If instead 1 subtracted from both the numerator and denominators of the fraction, the resulting fraction is 5/7. Find the original fraction, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं n अपॉन d है, मतलब न्यूमरेटर n है और डिनोमिनेटर d है ओरिजिनल फ्रैक्शन में। तो ये बोल रहा है इफ इंस्टेड, सबसे पहले इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट केस की मैं बात करें, 1 ऐड कर दें तो n+1 और d+1 हो जाएगा। तो ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा ना, नया न्यूमरेटर है n+1, नया डिनोमिनेटर है d+1, तो जो नया फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 3/4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 3d प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास n और d में। वहीं वो एक और चीज बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ इंस्टेड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नया न्यूमरेटर n माइनस 1 हो जाएगा और नया डिनोमिनेटर सॉरी d माइनस 1 हो जाएगा। नाउ द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 5/7। तो ये जो फ्रैक्शन है सॉरी कुछ खाया था अभी वो गले में चला गया, इरिटेट कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7n माइनस 7 इज 5d माइनस 5, लेफ्ट में लेके आते हैं 7n माइनस 5d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं, तो एक काम करते हैं d को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई और ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो 3 into 7 21n, 20n माइनस 21n माइनस 20n माइनस 15d माइनस ऑफ माइनस प्लस 15d, d कैंसल्स आउट, 3 into माइनस 2 माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस के साथ, माइनस 6 माइनस 5 इज माइनस 11, माइनस 11 राइट साइड में जाएगा प्लस 11। तो न्यूमरेटर कितना आ रहा है हमारे पास? 11 आ रहा है। न्यूमरेटर 11 आ रहा है तो n की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। कितना हो जाएगी ये? 44, 44 प्लस 1 45, माइनस 45 बाय माइनस 3 प्लस 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा, क्या हो गया ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा? 11/5 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन हियर, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन देखो बहुत फटाफट किया है, एंड दिस इज वेयर यू हैव टू रीच। भले ही अभी आप कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको शायद पूरा लिख लिख के करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पूरा 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू कैन डू दैट, आई एम श्योर, बट विद इनफ प्रैक्टिस यू विल रीच दिस सिचुएशन कि यहां से आप डायरेक्टली n की वैल्यू लिख पाओ, बीच में कुछ लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184, 1/3 of one exceeds 1/7 of the other by 8. Let's say two numbers are x and y. तो इनका सम दिया हुआ है 184. Now 1/3 of 1 1/3 of 1 यानी x को मान लो सॉरी, तो 1/3 of x exceeds मतलब ये ज्यादा है, मतलब दिस इज समथिंग मोर देन दी अदर। कितना? 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है किससे? 1/7 of the other, y by 7 से, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। x की वैल्यू क्या बनेगी? 184 माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू y बाय 7 प्लस 8, ये हो जाएगा। अब 3 और 7 का एलसीएम होगा 21, तो पूरी इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 21, तो 21/3 7, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 184 माइनस वाई इज इक्वल टू 21 इंटू वाई बाय 7 हो जाएगा 3y प्लस 8 इंटू 21 इज 168, ठीक है। चलो तो ये माइनस 7y उधर जाएगा, प्लस 3y और प्लस 7y 10y बन जाएगा। 7 इंटू 184 इज 7 4s are 28, 56 प्लस 2 इज 58 एंड ये हो जाएगा 1288 माइनस 168 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, सही किया है। 7 4 28, 7 8 56, ठीक है। अब 1288 में से 168 माइनस होगा 0 2 1 1 इज इक्वल टू 10y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जा रही है हमारी? 112 आ जा रही है। y 112 आ रहा है तो x कितना आएगा? सिंपल है, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 184 माइनस 112 यानी कि 72, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच इज द स्मॉलर नंबर? x इज द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ जाएगी 72। और आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बहुत इजीली। क्या बोला है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 184, तो क्या ये 184 है? बिल्कुल है।
ना 1/3 ऑफ 1 यानी 1/3 ऑफ 72, x का 1/3 लिया ना, तो 70 इसका 1/3 यानी 24 इज 8 मोर देन 1/7 ऑफ द अदर। इसका 1/7 कितना हो जाएगा? इसका 1/7 होगा 1, बचेगा 42, 6, 16 + 8 24 होता है, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पर। Hulk is 3 times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Hulk at present? तो एजेस के क्वेश्चन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कब की एजेस को एक्स वाई मान रहे हो। हम एजेस तो मान लेते हैं एक्स वाई, लेकिन ये कब की एज है? आज की एज किसी की, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट मी, अगर मेरी एज आज लेट्स से एक्स ईयर्स है, तो क्या अगले साल भी एक्स ईयर्स रहेगी? नहीं, अगले साल x+1 हो जाएगी, 2 साल के बाद x+2 हो जाएगी, 3 साल के बाद x+3 हो जाएगी, 2 साल पहले क्या रही होगी? x-2 रही होगी, राइट? तो एज हर साल चेंज होती है। तो मैं प्रेजेंट एज हल्क की अगर मैं h मान लेता हूं और उसके बेटे की s मान लेता हूं। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा, एक बार 2 वेरिएबल लेके और एक बार सिंगल वेरिएबल में भी बताऊंगा। कैसे सॉल्व करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले 2 वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो प्रेजेंट एजेस h और s मान लेते हैं। 5, अच्छा, हल्क इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो एट प्रेजेंट h इज इक्वल टू क्या हो गया? 3s हो गया। ठीक है, अच्छा, 2 वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा, सॉरी। चलो, तो ये तो डायरेक्टली ही कर देते हैं हम, इतना ही काफ़ी है। h इज इक्वल टू 3s, तो ये हो गया पहली चीज़। 5 years later, आफ्टर 5 years, तो 5 years later हल्क की एज क्या हो जाएगी? h+5 हो जाएगी। अब उसको h+5 मत लिखो, h पता है ना तुम्हें 3s है, तो हल्क की एज क्या हो जाएगी? 3s+5, ये हल्क की एज हो जाएगी। बेटे की एज क्या होगी? s+5 हो जाएगी। तो ये इन दोनों की एजेस आ गई 5 साल बाद की। 5 साल बाद क्या बोला है? ही शैल बी, यानी हल्क शैल बी 2.5 times as old as his son. तो हल्क्स एज विल बी 2.5, 2.5 क्या होता है? 5/2। फ्रैक्शन में आप देखोगे तो 5/2 टाइम्स दी एज ऑफ हिज सन। अब देखो सिंगल वेरिएबल है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6s + 10 इज इक्वल टू 5s + 25 हो जाएगा। ये बनेगा s इज इक्वल टू 25 - 10 15। s की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो यहां से h की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 times of 15, 45। तो एट प्रेजेंट द सन इज 15 years old एंड हल्क इज 45 years old। पूछा क्या है? हाउ ओल्ड इज हल्क एट प्रेजेंट? हल्क इज 45 years old एट प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The sum of the present ages of Manav and Namita is 75 years. Manav's age 9 years from now will be twice of Namita's age 12 years ago. What is the present age of Manav? अब यहां पर you have to be careful. चलो, तो मैं प्रेजेंट एज से तो शुरुआत करता ही हूं। लेट्स अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ मानव इज m years, तो नमिता की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? अब मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, भाई इनका सम 75 है ना, तो एक दूसरा वेरिएबल n लेने की जरूरत नहीं है। इसकी एज में यही ले सकता हूँ ना, 75 - m। जब पता है ऑलरेडी सम 75 है, तो m और 75 - m ले लेते हैं। वाई बॉदर टेकिंग अनदर वेरिएबल? ये तो प्रेजेंट एजेस होगी। अब थोड़ा सा केयरफुल रहना भाई, आगे किसके बारे में बात करिए? मानव एज 9 years फ्रॉम नाउ, मतलब मानव की एज तो 9 साल के बाद की बात की है। तो मानव की एज आज अगर m है, तो 9 साल बाद इसकी एज क्या होगी? m+9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब 9 साल बाद अमिता की एज के बारे में बात नहीं किया है। नमिता की एज की कब के बारे में बात किया है? 12 साल पहले, 12 years ago। तो ये नमिता की एज अगर आज है, तो 12 साल पहले क्या रही होगी? 75 - m में 12 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये मानव की एज 9 साल बाद की है, ये नमिता की एज 12 साल पहले की है। इन दोनों को कंपेयर किया है। कैसे कंपेयर किया है? ना, मानव एज 9 years from now will be, this Manav's age will be twice Namita's age 12 years ago। ये कंपैरिजन किया है। तो अब देखो एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, इजीली सॉल्व होना चाहिए। m+9 इज इक्वल टू 2 times of 75 150 - 2m - 24। ठीक है, तो -2m इधर आएगा, +3m बन जाएगा।
150 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 126, 126 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 115 बनेगा। तो m की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी, राइट? नहीं 35 नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, शायद 126, अच्छा 117 आएगा ना, सॉरी 117। तो 117 ये सब्ट्रैक्ट होगा 3939। तो मानव की प्रेजेंट एज कितना है, 39 ईयर्स है। पूछा क्या थी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मानव, ये पूछा थी। तो ये पूछी थी, इसकी मानव की प्रेजेंट एज 39 ईयर्स आ गई। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 39। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 years ago, the age of Pranshu was 2.5 times that of Aman. The sum of their present ages is 108 years. Find the age difference between Pranshu and Aman. ठीक है, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज समझते हैं क्या है। प्रांशु की प्रेजेंट एज को अगर मैं P मान लूं तो प्रांशु और अमन की प्रेजेंट एज का सम 108 है। तो अमन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, 108 माइनस P हो जाएगी। वाई टेक अनदर वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में काम चल रहा है जब तक, तो एक ही वेरिएबल से करेंगे। तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस हो गई P एंड 108 माइनस P। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 12 ईयर्स अगो देयर एजेस के बारे में। तो इसकी 12 साल पहले एज क्या रही होगी, P माइनस 12। इसकी क्या रही होगी, 108 माइनस P माइनस 12। तो 12 साल पहले इनकी ये एजेस थी। और क्या कंपैरिजन है, प्रांशु की जो एज थी दिस वाज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ अमन, 2.5 टाइम्स ऑफ दिस थी। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2.5 को आप क्या लिख लो, 5/2 लिख लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर रखने के लिए। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2P माइनस 24 इज इक्वल टू 108 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, 96 बचेगा। 96 इंटू 5 इज 480 और 5 इंटू माइनस P इज माइनस 5P। तो माइनस 5P इधर आएगा, 7P बचेगा, ये 24 उधर जाएगा, 504 बनेगा। तो P की वैल्यू आ जाएगी 72। प्रांशु की प्रेजेंट एज 72 आ गई है। तो अमन की प्रेजेंट एज कितना हो जाएगी, 108 में से 72 हटा दो, 36 हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस आ जाती हैं। पूछा था डिफरेंस, तो इन दोनों की एजेस में डिफरेंस P माइनस ए 72 माइनस 36 इज 36। तो एज डिफरेंस कितना आ गया यहां पर इन दोनों की एजेस में, 36 इज द एज डिफरेंस हियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 years ago, the age of a man was 20 years more than thrice his son's age. How many years ago was the age of man thrice his son's age? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आई एम श्योर आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। इस क्वेश्चन में आप मैन और सन की इंडिविजुअल एजेस नहीं निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी जो पूछा है उसका आंसर आएगा। कैसे आएगा हम समझते हैं। तो हम प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं, मैन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं m ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं s ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, 15 ईयर्स अगो आदमी की एज रही होगी m माइनस 15 और सन की रही होगी s माइनस 15। ठीक है, तो 15 साल पहले एज ऑफ अ मैन वॉज 20, द एज ऑफ मैन वॉज, मतलब दिस वॉज 20 ईयर्स मोर देन, 20 ईयर्स मोर देन व्हाट, थ्राइस द सन्स एज एट दैट टाइम। Man's age is 20 more than thrice the sun's age। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। m माइनस 15 इज इक्वल टू 3s माइनस 45 प्लस 20। तो यहां से m की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3s माइनस 25 प्लस 15 तो माइनस 10। m इज इक्वल टू 3s माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। क्या पूछा है, कितने साल के बाद और पहले, सॉरी, हाउ मेनी इयर्स अगो वाज द एज ऑफ द मैन थ्राइस हिज सन्स एज। तो लेट्स से x इयर्स अगो की बात कर रहा है वो, व्हेन मैन्स एज वाज थ्राइस द सन्स एज। तो x इयर्स अगो आदमी की एज क्या रही होगी, m माइनस एक्स, और सन की एज क्या रही होगी, s माइनस एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है मैन्स एज वाज थ्राइस द सन्स एज, ये आ गया।
m माइनस एक्स शुड बी 3 टाइम्स ऑफ s माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं अब इसको। m माइनस एक्स इज इक्वल टू 3s माइनस 3x। अब m की जगह सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं 3s माइनस 10, ये माइनस एक्स इधर जाएगा, माइनस 2x बचेगा इसी, और ये 3s हो जाएगा। 3s कैंसल्स आउट, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो देखा x की वैल्यू आ रही है, ऑल्दो m और s की वैल्यू नहीं पता है हमें यहाँ पर, लेकिन फिर भी बस इतना रिलेशन तो पता था ना, उस रिलेशन से हमारे पास x की वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्जुन टेल्स भीम, when my age was 5/7 of your present age, your age was 3/5 of my present age. If the present age of Bhim is 42 years, what is the present age of Arjun? ठीक, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अर्जुन और भीम दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है, एक तो पास्ट में कहीं की एज के बारे में बात किया, वॉज आ गया ना, मतलब पहले की एज, और प्रेजेंट की एजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इनकी प्रेजेंट एजेस और पास्ट में जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं उस समय की एजेस को देखता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ भीम इज 42, तो ये तो 42 दे ही दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझना, ये मैथ से ज्यादा एक्चुअली इंग्लिश का सवाल है। लैंग्वेज समझ में आ जाए तभी तो सॉल्व करोगे, लैंग्वेज समझना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। विद इनफ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन तो लल्लू क्वेश्चन लगेगा बिल्कुल। क्या बोला है, व्हेन माई एज वॉज, कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन बोला है मेरी एज थी व्हेन माई एज वॉज 5/7 ऑफ योर प्रेजेंट, जब मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट एज का 5/7 थी। मतलब क्या रही होगी अर्जुन की एज, 5/7 दी प्रेजेंट एज ऑफ भीम, 5/7 ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 42/7, 6 इंटू 5 30। मतलब क्या, अर्जुन की जब एज 30 साल थी, योर एज वॉज 3/5, मतलब उस समय वो बोल रहा है उस समय तुम्हारी एज थी कितनी, 3/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज। तो इसकी प्रेजेंट एज अगर ए है तो उस समय भीम की एज प्रेजेंट एज रही, सॉरी प्रेजेंट नहीं, उस समय भीम की एज रही होगी 3/5 ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं जब, अभी अर्जुन की एज कुछ थी है नहीं पता, ए मान ली, अर्जुन बोल रहा है मैं जब तुम्हारी एज का 5/7 था उस समय तुम्हारी एज मेरी प्रेजेंट एज का 3/5 थी, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो अर्जुन की प्रेजेंट एज ए और भीम की तो 42 पता है, पास्ट में अर्जुन की एज 30 साल है और भीम की एज 3/5 ए है। अब यहां पर ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, इक्वेशन कैसे बनेगी, दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, सम ऑफ द डिफरेंसेस, सम ऑफ द एजेस चेंज होता है। जैसे इफ यू हैव सिबलिंग्स, तुम्हारे भाई या बहन जो भी होगा उसकी एज का सम देखो, आज जो सम है अगले साल दोनों की एक एक साल बढ़ेगी तो सम 2 साल बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अर्जुन और भीम की एज में जो आज डिफरेंस है वो कितना है, a-42, यही डिफरेंस पास्ट में रहा होगा, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 30 - 3a/5। ठीक है, तो 42 इधर आएगा, ऐड होगा 72, ये इधर जाएगा, a + 3a/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a/5 इज इक्वल टू 72, 72/8 इज 9, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 45। द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 45, ये 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45/5, 9 × 3 27। और अब आप इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, देखो 45 साल अभी एज है अर्जुन की, और पास्ट में कब की बात कर रहा है, जब वो 30 साल का था, तो कितने साल पहले की बात कर रहा है, 15 साल पहले की। क्या यहां पर भी 15 साल पहले की बात कर रहा है, बिल्कुल, 42 में 15 माइनस कर दो 27 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलो अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ x + y = 1। ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, अब अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मतलब एक xy ग्राफ है, सबने देखा ही होगा ये xy ग्राफ, हमने 10th क्लास में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया था, राइट।
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब कैसे हम बनाते हैं किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप कुछ वैल्यूज देखो x और y की जो सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को। हमने देखा हुआ है सिंगल इक्वेशन है तो x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, राइट। तो इनफाइनाइट तो नहीं निकालेंगे हम, कुछ एक वैल्यूज निकालेंगे, 4-5 वैल्यूज निकालते हैं। लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं यहां पर, तो 1 कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि x1 y0 एक ये पॉइंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू हम -1 लेते हैं x -1 होगा तो y हो जाएगा 2, ठीक है। तो x -1 पे y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे x0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x0 पे y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आप x2 लोगे, 2 इधर जाएगा, y की वैल्यू -1 आएगी, तो x2 पे y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ जाएगा। और एक और ले लो x -2 पर y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप और भी पॉइंट्स बनाओगे और इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली चीज यहां पर समझने की है क्या, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द XY ग्राफ, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब हम यहां पर सिर्फ एक इक्वेशन की तो बात कर नहीं रहे, हम जनरली बात करते हैं दो इक्वेशंस की, साइमल्टेनियस या फिर पेयर ऑफ इक्वेशंस की, उनको सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक और इक्वेशन लेते हैं x - y = 1, और यहां पर x और y की अलग अलग वैल्यूज फिगर आउट करते हैं। x 1 होगा तो y 0 हो जाएगा, तो x 1 पे y 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर x -1 होगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, -2 हो जाएगी, x -1 पे y की वैल्यू -2, ये आ जाएगी। फिर x 0 पे y की वैल्यू -1 आएगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर x 2 पे y की वैल्यू 1 आएगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और फाइनली x -2 पे y की वैल्यू -3, -2 पे y की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अनदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक और स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अब आप देखो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या पॉइंट है ये पॉइंट है जब x is 1 and y is equal to 0, x1 और y 0 है, राइट। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, x1 y 0 से क्या हुआ, वेल ये हुआ कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, x + y = 1 एंड x - y = 1, जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों को ऐड कर दो, 2x = 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x1 इन दोनों में कहीं भी पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहां से क्या समझ में आता है, द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज सेम एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ देयर लाइंस। तो दो चीजें हमें यहां इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या है वो दो चीजें, पहली चीज, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, पहली। दूसरी चीज, the intersection point of these lines will be same as the solution of the two equations, right? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद हो आपको टेंथ में हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस देखा था ना, वही चीज है इफेक्टिवली यहाँ पर। तो याद करो वहां पर हमने देखा था कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो उसके 3 टाइप से सॉल्यूशंस आ सकते हैं। 3 टाइप से कैसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ 2 वेरिएबल इक्वेशन, अगर 2 इक्वेशन ये हैं तो इन दोनों का या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या फिर नो सोल्यूशन हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या, जो लाइंस बनेंगी ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, मतलब एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, तो एक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी एक होगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। कैसे आती है ये कंडीशन वो अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें लॉजिक लगता है, सिंस वी हैव नॉट डन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा ना तब देख लेंगे डिटेल में थोड़ा सा इफ पॉसिबल, बट ये स्लोप ऑफ द लाइन से फिगर आउट करते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्या होता है, नो सोल्यूशन मतलब लाइंस विल बी पैरेलल, मतलब लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं। सोल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस। अब सोल्यूशन नहीं है मतलब लाइंस का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही नहीं।
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइंस पर लाई करता हो। यहां पर एक ये पॉइंट है ना जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो एग्जैक्टली एक सोल्यूशन। यहां कोई भी पॉइंट नहीं है, आप इन लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना भी एक्सटेंड कर लो दोनों तरफ, ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, हेंस नो सोल्यूशन। कंडीशन क्या होती है नो सोल्यूशन के लिए? कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि लाइन शुड बी ओवरलैपिंग। कैसा? आप देख रहे हो ये पिंक के ऊपर ऑरेंज लाइन बनी हुई है, ये होता है ओवरलैपिंग लाइंस। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं यहां पर इन दोनों लाइंस में? आप बोलोगे बहुत, इनफाइनाइट है, ये भी इधर एक्सटेंड हो रही है, इधर एक्सटेंड हो रही है, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, राइट। तो यहां पर कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगेन रिपीटिंग द कंडीशंस फॉर ऑल थ्री। अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है तो एक सोल्यूशन आएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है, तो नो सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कांस्टेंट टर्म्स या तो दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो। रेशियो में दोनों लेफ्ट में होना चाहिए या दोनों राइट में होना चाहिए, ऐसा नहीं एक लेफ्ट में ले लिया और एक राइट में ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो देखना होगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यूज क्या है। a1 अपॉन a2 क्या है 1/2 और b1 अपॉन b2 क्या है 2/4। 2/4 भी क्या होता है 1/2 होता है। तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो मुझे c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 क्या है? अब देखो ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो इसको मैं राइट में लेके आ जाता हूं, दोनों को राइट में रखो, इसको राइट में लेके आओगे तो ये +8 बन जाएगा। तो 8/16, 8/16 इज व्हाट 1/2। तो ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए मतलब ये क्या कंडीशन हो गई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन हो जाती है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a pair of linear equations is consistent then the lines will be what? अच्छा, pair of equations अगर consistent है, ठीक है, consistent का क्या मतलब है? हमने 3 केसेस देखे थे अभी, एक तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस देखा, दूसरा नो सोल्यूशन वाला केस देखा और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस देखा है। अब इसमें ये जो 2 केसेस होते हैं ना, इन 2 केसेस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या? कोई भी 2 इक्वेशंस कंसिस्टेंट तब होती हैं व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन व्हिच सैटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब होती हैं? इनकंसिस्टेंट तब होती हैं इनकंसिस्टेंट जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बस एक ये है जो इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ये दोनों जो हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कही जाती हैं। कंसिस्टेंट वर्ड से समझ में आता है ना कि दोनों में आपसी मेलजोल है, दे अग्री विद ईच अदर, सो एटलीस्ट देयर इज वन सोल्यूशन फॉर कंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन फॉर इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर देखते हैं क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी पैरेलल। तो नहीं हो सकती, तो वो तो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। ऑलवेज कोइंसिडेंट जरूरी नहीं है, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए तो a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं अब a1 अपॉन a2 कितना है 10/20। 10/20 इज इफेक्टिवली 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है 5/10 विच इज ऑल्सो 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हैं ही ऑलरेडी, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट दे आर ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब दोनों कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट में है, चलेगा, तो इसको
डिवाइड करेंगे इससे तो माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा k माइनस 5 अपॉन k। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू k हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, तो 2k माइनस 10। ठीक है, तो k उधर जाएगा, 2k माइनस k बचेगा, माइनस 10 इधर आएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पर? 10 आ गई है। द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 10 ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If this equation and this equation are inconsistent, find the value of t. Inconsistent कब होती हैं equations? When a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. Inconsistent मतलब क्या? No solution होना चाहिए। Inconsistent मतलब no solution। ठीक है, चलो तो देखते हैं अब यहाँ पर a1 upon a2 कितना है? 6 अपॉन, अब ध्यान देना यहाँ पर ये क्या है? p है। x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो देखना होता है, गलती से 6 अपॉन 20 मत कर देना, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 6 अपॉन p शुड बी इक्वल टू b1, यहाँ b1 क्या है? -5 अपॉन b2 जो कि है 20। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 विच इज 8 अपॉन c2 विच इज 32। ये कंडीशन है हमारे पास। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 6 अपॉन p इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/4, नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा +1/4। तो यहाँ पर ये वाली चीज तो बिल्कुल सही है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये चलेगा। ऑल्दो वैल्यू 1/4 बराबर है, बट ये नेगेटिव 1/4 है, ये पॉजिटिव 1/4 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये सेटिस्फाई हो जाए। 6 अपॉन p शुड बी इक्वल टू -1/4, तो 6 इंटू 4 24 शुड बी इक्वल टू p इंटू -1 -p। तो माइनस साइन उधर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितना आ जाती है? p की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -24 यहाँ पर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ p इज -24। p -24 है, तो बोथ दी सेट ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कूल, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t आर द इक्वेशंस बिलो नॉट कंसिस्टेंट? नॉट इनकंसिस्टेंट मतलब क्या? वो इसको हटाओ, कंफ्यूजन। वो चाहता है कि कंसिस्टेंट हो। फॉर व्हाट वैल्यू आर द टू इक्वेशंस कंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट में या तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए या फिर ओवरलैपिंग लाइंस होना चाहिए। ठीक है, तो दो केसेस बन सकते हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, या फिर ओवरलैपिंग के लिए a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच शुड ऑल्सो बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखते हैं इनमें से कौन सा केस यहाँ बन सकता है। तो a1 अपॉन a2 4/20 है, 4/20 होता है 1/5। b1 अपॉन b2 कितना है? 6/30, 6/30 भी होता है 1/5। तो भाई ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। a1 अपॉन a2 तो b1 b2 के बराबर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। चलो, तो a1 a2 1/5, b1 b2 1/5 ये बराबर हैं। नाउ वी हैव टू मेक श्योर दे आर ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वाला केस नहीं होगा तो यही होना पड़ेगा कंसिस्टेंट होने के लिए। चलो, c1 अपॉन c2 कितना होगा? 15 अपॉन t, 15 अपॉन t क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी 75 यहाँ पर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ t हियर इज 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, let k be a constant, find the condition for k so that the equations kx plus y is equal to 3 and 16x plus ky is equal to 4 have a unique solution। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलो, तो a1 देखते हैं क्या है? k, और a2 क्या है? 16। तो k बाय 16 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 क्या है? y का कोएफिशिएंट उधर 1 और यहाँ पर क्या है? k। ठीक है, तो ये रेशियो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन इक्वेशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, आगे जाके डिटेल में और हम बात करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो 4 ही होता है, प्लस माइनस 4 नहीं होता। वेरिएबल का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस लेते हैं हम।
तो स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा प्लस के या फिर माइनस के नॉट इक्वल। तो इधर यहां से दो केस बनेंगे, इधर प्लस के इज नॉट इक्वल टू 4 और माइनस के इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये तो सिंपल है, के इज नॉट इक्वल टू 4, यहां से माइनस साइन अगेन -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो के इज नॉट इक्वल टू -4। ये दो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं, तो इन दोनों को एक साथ करके अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो के इज नॉट इक्वल टू प्लस और -4। तो पूछा गया फाइंड द कंडीशन दैट दिस इज द कंडीशन दैट के शुड नॉट बी इक्वल टू +4 और -4। के अगर +4 हो गया तो ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। के -4 हो गया तो भी ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट, when the equation is multiplied or divided by a same non-zero number on both the sides, the solution of the equation, ठीक है, remains same, increases, changes when multiplied, only changes when divided। ठीक है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो 2ax प्लस 2by प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या इक्वेशन चेंज हुई क्या हमारी? ऑब्वियसली नहीं हुई, इक्वेशन तो चेंज हुई नहीं। तो इक्वेशन अगर चेंज नहीं हुई, इक्वेशन चेंज नहीं हुई है तो सोल्यूशन भी चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स सेम। सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। इसको ऐसा समझो कि भाई अगर आप a1/a2 देखोगे, b1/b2 और c1/c2 देखोगे तो वो सब क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। a1/a2 इज b1/b2 इज c1/c2। बेसिकली ये जो लाइन है ना और ये लाइन दोनों ओवरलैपिंग लाइंस हो जाएंगी। तो जो पहली लाइन के सॉल्यूशंस थे वही दूसरी लाइन के भी सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशंस आर नॉट गोइंग टू चेंज। ओके,